हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल मैथ्स मिरेकल। आज हम बात कर रहे हैं साइंस, क्लास 9th का साइंस। आप देख सकते हैं प्रैक्टिस पेपर है 2019-2020 है ना, 2019-2020 का ये प्रैक्टिस सेशन है। और ऐसा कहा जाता है कि किसी भी पेपर में अगर आपको सक्सेस होना है तो आप या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए या फिर आप इसके प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लीजिए। तो आइए हम इसी बात को ध्यान में रख करके सबसे पहले हम साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप देख सकते हैं। फर्स्ट बोल रहा है निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन कौन कौन से हैं। देखिए, निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन कौन कौन से हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कभी कभी क्या आता है, इस तरह से ऑप्शन में दे देगा ना, ए में आएगा पहला दूसरा तीसरा, बी में पहला दूसरा चौथा, सी में पहला तीसरा चौथा और डी में रहेगा दूसरा तीसरा और चौथा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन जब होने लग जाते हैं तो थोड़ा सा ये टफ बन जाता है ना, चूँकि हमें सिर्फ सबके बारे में जानना होता है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि निम्नलिखित में से कौन से भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे धातु का पिघलना, लौह धातु का पिघलना। तो देखो क्या होता है, लौह धातु जैसे फिलहाल अगर मान लीजिए लोहा है और उसको आपने मेटल में कन्वर्ट कर दिया तो क्या होगा, उसका कंपोजिशन चेंज हो जाएगा, है ना। तो लौह धातु का पिघलना, वो फिर लेकिन बाद में वो धातु ही रहेगा, है ना। तो ये है क्या, भौतिक परिवर्तन है। तो हाँ जी, इसमें चेंज तो हो ही रहा है ना। भौतिक परिवर्तन बोले तो एक्सटर्नल चेंजेस, है ना, देखने में जो चेंज आ रहा है। दूसरा कह रहा है लौह में जंग लगना, लोहे में जंग लगना स्टूडेंट्स। तो लोहे में जंग लगने से क्या हो जाता है, इसके जो ऑस्टड होते हैं, इसके जो कंपोजिशन होते हैं उसमें जंग लग जाती है, जिससे क्या होता है वो उसमें चेंज हो जाता है। और चेंज होने के बाद वो थोड़ा कमज़ोर भी हो जाता है। प्रीवियस आयरन से जो बाद का आयरन है वो थोड़ा सा स्ट्रांगनेस उसकी कम हो जाती है। तो यहाँ पे ये है आपका केमिकल चेंज, उसको बोलेंगे ना, रासायनिक परिवर्तन हम बोलेंगे स्टूडेंट्स। तो ये तो हमारा नहीं होगा। उसके बाद बोलता है एक लौह छड़ को मोड़ना। अच्छा लीजिए, बड़ा सा हैवी सा छड़ ले लीजिए और उसको मोड़ दीजिए, तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं ना। तो ये भी क्या है, एक फिजिकल एग्जाम्पल है, एक फिजिकल एग्जाम्पल है। और फोर्थ और लास्ट है हमारा लौह धातु का एक तार खींचना। देखो, तो लोहे का धातु तो धातु ही है, और उसको अगर आप पतले तार के रूप में खींचेंगे तो वो भी तो लोहे का धातु ही रहेगा ना। तो इसमें भी क्या हुआ, सिर्फ फिजिकल चेंज हुआ, केमिकल चेंज नहीं हुआ कुछ भी। तो इस तरह से फर्स्ट का जो ऑब्जेक्टिव का जो पहला आंसर जा रहा है स्टूडेंट्स, अगर बिना ऑप्शन का अगर दिया हुआ है, इसी तरह से 1 2 3 4 दिया हुआ है, तो देखो इसमें पहला तीसरा और चौथा सारे होंगे। बट यहाँ पे ये क्या है, क्वेश्चन का सेट देने का तरीका गलत है। यहाँ पे इनको ऐसे देना चाहिए कि ए होना चाहिए 1 2 3 सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ, सी होना चाहिए 1 3rd और 4th, और डी होना चाहिए 2nd 3rd और 4th। तो ऐसे केस में आप बोलोगे सी, जो कि आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है। दोबारा से सुन लीजिए, ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन दे रहे हैं। कह रहा है मास ऑफ इतना एटम, एक एटम का मास इतना होता है, जिसमें एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन के लिए हम कैलकुलेट करते हैं। और एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 16। अब 16 कैसे आया स्टूडेंट्स? तो देखो O2 यानी ऑक्सीजन के दो एटम हैं, तो एक का क्या होता है, एटॉमिक भार 2 होता है। तो उसको आप 8 से एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई करोगे, एटॉमिक नंबर एटॉमिक वेट मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 16 जो हो जाएगा वो एटॉमिक मास मिल जाएगा। तो देखो ना, यहाँ पे ये 16 मास लिख दिया एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन के लिए। अब जब मुझे एक एटम का निकालना है, मास ऑफ एक एटम निकालना है, 1 एटम, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 16 तो अपने पॉइंट पे ही है, 16 तो हमारे अपने पॉइंट पे ही है। अब इधर का जो 6.023 इंटू 10⁻23 है, इसको इसके नीचे डिवाइड में लेके चले जाएंगे। तो देखो डिवाइड में चला गया
ये हो गया ग्राम, है ना। तो जब इसको एडजस्ट करोगे स्टूडेंट तो आपका ए आंसर जो कि आपका यहाँ पे दिया हुआ है, और एडजस्ट क्या करना है, एज इट इज ही है, यही आपका आंसर है। आप सबों के विशेष डिमांड पर हमारे पास कुछ बच्चों का मैसेज आ रहा था, सर साइंस का पेपर का कुछ सेट बना दीजिए, 2-3 सेट बना दीजिए, जिससे कि हमें साइंस में भी कुछ कॉन्फिडेंस आ जाए, है ना। किसी बच्चे ने हमारे पास जो मैसेज आ रहा है लगातार 9th कंपार्टमेंट बच्चों का, उनका फीडबैक बहुत ही अच्छा है। जो बच्चे हमारी ये वीडियो देख रहे हैं वो एटलीस्ट कमेंट करके ज़रूर बोलते हैं कि सर हमें इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, हमें इस क्वेश्चन अच्छे से दिखा नहीं, हमें यहाँ पे साउंड नहीं आ रही है, और आपका बताने का स्टैंडर्ड और स्टाइल जो है बहुत ही बेहतरीन है। तो मुझे क्या है, एक एनर्जी मिलता है स्टूडेंट्स की, चूँकि आप हमारे वीडियोस देख रहे हो और आप रेगुलर हमें कमेंट करके बता रहे हो, हमें बहुत अच्छा लगता है स्टूडेंट्स, आप यकीन मानो। तो इसी चीज़ों से मुझे एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से अब मैं साइंस का सेट लेके आ रहा हूँ। आप 2 सेट अपलोड हो रखा है, ये तीसरा सेट हमारा चल रहा है। आज हम ऑब्जेक्टिव सेशन पे बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख रहे हैं, कह रहा है ओजोन परत का ह्रास हो रहा है, क्यों? क्योंकि याद रखिएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। स्टूडेंट्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन O3 इसका केमिकल नेम है स्टूडेंट्स, रासायनिक नाम इसका है O3। अगर O2 होता तो ऑक्सीजन हो जाता, और O3 है तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्या होता है, ये जो है ओजोन परत को क्षय कर देता है, ह्रास कर देता है, तोड़ देता है। आता कहाँ से स्टूडेंट्स है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन? तो आप देखोगे ये जो आपका फ्रिज है, घर का फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, इवन AC है स्टूडेंट्स, और आपका जो गाड़ियाँ हैं उन सब से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है, और जिससे ओजोन परत का ह्रास होता है। ओजोन परत से रिलेटेड क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स हर एक बार आते हैं, हर एक बार। तो आपको लगातार मेहनत तो करनी ही करनी है, अपने आप को उस सिचुएशन में ढाल के भी चलना है कि आप कैसे ये कंपार्टमेंट निकल पाएंगे। अच्छा, अभी कुछ बच्चों ने ये भी मैसेज किया था कि सर क्या ये कंपार्टमेंट हमारा पेपर होगा क्या? तो देखो स्टूडेंट्स, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता क्लियरली, हम किसी तरह के कोई भी अनाउंसमेंट करना अच्छी बात नहीं है। तो मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगा, और मैसेज में भी मैंने बताया आपको कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपनी तैयारी पे ध्यान देनी चाहिए। जब भी पेपर हो तो हम सीधा बैठे और पास करें, है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वायुमंडल में मिलने वाले ऑक्सीजन के 2 रूप कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स? वायुमंडल में मिलने वाले ऑक्सीजन के 2 रूप, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं, एक होता है ऑक्सीजन और दूसरा होता है दूसरा होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना। आप आंसर देख सकते हैं, ये द्विप्रमाणिक और ये होता है त्रिप्रमाणिक। द्विप्रमाणिक में तो ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, जुड़ के ऑक्सीजन बन जाते हैं, और इसमें 3 होते हैं, 1 2 3 और 3, ये ओजोन बन जाता है। तो जो कहते हैं क्वेश्चन में कि वायुमंडल में मिलने वाले ऑक्सीजन के 2 रूप कौन कौन से हैं, तो स्टूडेंट जो 2 रूप हैं वो हैं आपका ऑक्सीजन एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 था ये स्टूडेंट्स, कह रहा है किसी कण की त्रिज्या r के वृत्ताकार पथ में गमन कर रहा है, अर्धवृत्त पूरा करने के पश्चात इसका विस्थापन कितना होगा? तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा अर्धवृत्त, और उसके बाद हम समझेंगे विस्थापन। तो अर्धवृत्त तो आप सब समझते होंगे, आधा वृत्त है ना, अर्धवृत्त। वृत्त का हाफ पार्ट क्या होता है? हाफ पार्ट अर्धवृत्त होता है। तो ये तो आप समझ गए। जैसे ये कि ये पूरा वृत्त है जिसकी त्रिज्या r है, इसको हम सीधा हाफ काट देंगे, इधर से ऐसे काट दिया हमने।
तो ये वाली जो पोर्शन होगा ये अर्धवृत्त हो गया स्टूडेंट्स। तो हम अब समझते हैं विस्थापन। विस्थापन क्या होता है? तो किसी वस्तु का, आप यहाँ डेफिनेशन देखिए, किसी वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के मध्य की सबसे कम दूरी वाले पथ को विस्थापन कहते हैं स्टूडेंट्स। जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास, आप यहाँ पे खड़े हो और ए से होते हुए बी की तरफ चले गए, है ना। तो कह रहा है कि जो विस्थापन होता है, जो डिस्प्लेसमेंट होता है, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल एंड द टर्मिनल पॉइंट। आप समझ रहे बात को? सबसे छोटी दूरी स्टार्टिंग और अंतिम, जहाँ से आप स्टार्ट किए हो और जहाँ से आप अंतिम करे हो। तो अगर आप देख सकते हो कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट, ये जो डिस्टेंस हुआ आपका, यही है आपका डिस्प्लेसमेंट। तो अब आइए क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि आर त्रिज्या वाला कोई वृत्ताकार पथ पर गमन कर रहा है, तो अर्धवृत्त पूरा करने के पश्चात इसका विस्थापन कितना होगा? तो आप मुझे खुद बताओ। ये आपका हाफ सर्कल है और यहाँ से यहाँ तक आर है, ये आर है, तो आर इधर भी तो होगा स्टूडेंट्स। तो ये आर प्लस ये आर मिलके क्या हो जाएगा? देखो समझो बात को, ये आर और प्लस आर मिलके क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा। तो आप अपने ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में आपका क्या बोलता है। तो ऑप्शन में ऑलरेडी आप देख सकते हो कि आपका जो सी आ रहा है वो एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। अब हमारी बातचीत हो रही है क्वेश्चन नंबर 5 पे। कहता है प्रति विषाणुक औषधि बनाना प्रति जीवाणुक दवाइयों बनाने की अपेक्षा अधिक कठिन है, क्यों? देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें समझना जीवाणु। ये जीवाणु क्या होता है? एक तरह का ये वायरस होता है, इसे इंग्लिश में वायरस बोलते हैं ना। इसको हम वेनम भी बोल सकते हैं, वेनम, VENOM, और पॉइजनस फ्लूइड भी बोल सकते हैं इसको यहाँ। तो क्या होता है, देखो ये दो तरह से प्रेजेंस होता है हमारी बॉडी के अंदर, DNA के फॉर्मेट में या फिर RNA के फॉर्मेट में। अभी जो कोरोना महामारी आप समझ रहे हो, देख रहे हो, वो भी हमारा क्या है? वायरस ही है। वो इस वक्त जो हमारे पास आया हुआ है वो RNA के फॉर्मेट में है और वो प्रोटीन का संश्लेषण करता रहता है। यहाँ पे हम बात कर लेंगे कि जब ये बॉडी के अंदर इंटर करेगा तो ये होस्ट सेल को अपने अंदर एडजस्ट करेगा, जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस होने लगेगा। और इसके बाद जो वायरस है वो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम कर देगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप यहाँ देख रहे हो, ऑप्शन नंबर 3 आप देखिए, विषाणु में अपनी जैव रासायनिक प्रणाली बहुत ही कम होती है, जिसकी वजह से इसकी मेडिसिन वगैरह इतनी जल्दी नहीं आ पाते, है ना। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 जो बिल्कुल सही है और बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 हम देखेंगे स्टूडेंट्स। कह रहा है कार्बन चक्र में कौन सा चरण सम्मिलित नहीं होता? देखो कार्बन चक्र होता क्या है? चीज़ें क्या होती हैं, जहाँ से आती है वहीं पे वापस जहाँ से जाती है वहीं पे वापस आके मिल जाती है, वो कार्बन चक्र कहलाता है। नॉर्मली ये तो डिफिनेशन नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो आप मुझे देखो, जैसे ये प्रकाश संश्लेषण है, प्रकाश संश्लेषण है, इसके बाद ये वाष्पोत्सर्जन है, वाष्पोत्सर्जन है, उसको श्वसन। जैसे श्वसन को समझा दूं मैं, आपने सांस लिया फिर छोड़ा, फिर आपने सांस लिया फिर छोड़ा, तो क्या है, एक रिदमिक सेंस बन रहा है। बट यहाँ पे आप देखो जीवाश्म ईंधन का जलना, अगर एक बार जो चीज़ें जल गई वो दोबारा से जीवाश्म नहीं बन सकता, है ना। तो हमारा जो है ऑप्शन डी है वो एग्जैक्ट आंसर है। आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 7। कहता है किसी वस्तु का द्रव्यमान m है
एम और यू वेग से गतिमान है तो उसका संवेग क्या होता है स्टूडेंट्स। तो आइए सबसे पहले हम संवेग देखते हैं। संवेग क्या होता है? संवेग होता है एक्चुअली, देखो यहाँ पे द्रव्यमान इनटू वेग को हम बोलते हैं संवेग। द प्रोडक्ट ऑफ मास एज वेल एज वेलोसिटी इज कॉल्ड संवेग, और इसे हमें पी से डिनोट करते हैं। तो आप देखो द्रव्यमान को एम यहाँ पे दिया ही है बुक के अंदर, और जो वेग है उसको यू दे रखा है ना। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, वो सीधा आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से P इक्वल टू एम वी, यहाँ पे जो P डिनोट हो रहा है वो संवेग के लिए बोल रहा हूँ। आइए नेक्स्ट देखते हैं खरपतवार क्या होता है। खरपतवार फसलों को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि खरपतवार क्या होता है। तो खरपतवार, जब कोई कृषि करते हो, आप धान रोपते हो या कोई भी फसल लगाते हो जो नेसेसरी फसल्स हैं, उसके साथ जो अवांछनीय पौधे जग जाते हैं या जम जाते हैं उसे आप खरपतवार बोलते हो। तो ये क्यों नुकसानदेह होता है स्टूडेंट्स? क्योंकि हमारे जो पौधे, हम जो बीज बोते हैं, वो जो खनिज लवण तो एक्सेप्ट करते ही करते हैं, ये अवांछनीय पदार्थ भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिससे भरपूर मात्रा में हमारे जो नेसेसरी पौधे हैं उनको नहीं मिल पाता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि खरपतवार बेकार हैं, इनको हटा देना चाहिए। तो हटाते कैसे स्टूडेंट्स? तो अगर आपने देखा होगा हटाने के लिए, तो इसके पास 2-3 तरीके हैं। जैसे खरपतवार नाशी लगा करके, कुछ मेडिसिन, कुछ दवाइयाँ छिड़क करके, उसके बाद यांत्रिक विधि से, या कभी कभी हाथों से भी खींच के उसको फेंक देते हैं, या जुताई करके भी उसे हटा देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे नेक्स्ट कि गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया एवं प्रतिक्रिया सदैव एक ही वस्तु पे लगती है। नहीं, ये आंसर गलत है स्टूडेंट्स। एक पे नहीं, एक्शन और रिएक्शन हमेशा अपोजिट वस्तु पे होता है, तो इसलिए ये गलत हो रहा है। आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, सॉरी क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 11। कहता है गलनांक और क्वथनांक पर किसी पदार्थ का ताप स्थिर क्यों रहता है। देखो स्टूडेंट्स, गलनांक और क्वथनांक तो आप समझ रहे होंगे, है ना। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। तो ड्यूरिंग स्टेज चेंज क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट से जब बॉइलिंग पॉइंट में जाता है तो स्टेट चेंज हो जाता है। उस वक्त क्या होता है, सब्सटेंस एब्जॉर्ब करता है लैटेंट हीट को, गुप्त ऊष्मा को एब्जॉर्ब करता है। वैसे कंडीशन में होता है क्या स्टूडेंट्स, जब सॉलिड से लिक्विड बनेगा तो उसका फ्यूजन होता है, और जब लिक्विड से गैस बनता है तो वेपोराइजेशन होता है। तो इस वक्त क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ओवरकम हो जाता है। ऐसे ही केस में, इसी कारण आप कह सकते हो कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है ना। ओके, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट। बोर मॉडल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बोर मॉडल जो है आपके सर ने बताए होंगे, उनके सारे नोट्स आप ये पढ़ लेना, बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो बस मेरे भाइयों बहनों, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं यहीं पे रोक रहा हूँ और आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में फैलाइए। मैथ्स मिरेकल की टीम आपके लिए काम कर रही है और हमेशा काम करती रहेगी। थैंक यू यार। इसके फर्दर जो क्वेश्चंस हैं आज रात 9 बजे रिलीज़ होंगे, तो प्लीज़ वीडियो पे बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक्स।